नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर आपका क्या कॉन्सेप्ट है? प्रोस्पेक्टस एक तरह की आप कह सकते हो रिपोर्ट कार्ड होती है बेसिकली, जिसके अंदर आपके जितने भी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जिनमें भी आपने पैसा लगा रखा है, अल्टीमेटली सिक्योरिटीज़ में जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, वो सारे चीज़ों का रिकॉर्ड उसके अंदर शो होता है कि हमने उस प्रोजेक्ट में कितना रुपए लगाए, उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ या होगा। फिर मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, हमने उसमें बोरो करके पैसा लगाया है या अपना खुद का पैसा लगाया है, क्या उसकी प्रोडक्ट है, क्या कैपेसिटी है, उसकी क्या करंट परफॉर्मेंस है, क्या पास्ट परफॉर्मेंस रही है, और फ्यूचर के एस्पेक्ट्स क्या हैं। ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखे जाते हैं हर कंपनी के। तो कंपनी अपनी अल्टीमेटली कैपिटल से रिलेटेड और अपने शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जो भी वो इशू करती है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार करती है, एक कंसाइज्ड रिपोर्ट मेंटेन करती है, जिसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। प्रोस्पेक्टस को हम एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के नाम से भी जानते हैं। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस जो होता है वो शॉर्टर वर्जन होता है प्रोस्पेक्टस का। प्रोस्पेक्टस एक बहुत डिटेल्ड वो है, रिपोर्ट कार्ड एक तरह की, बहुत डिटेल्स होती हैं उसके अंदर, लाइक ऑफ मेनी पेजेस। बट शॉर्टर वर्जन जो होगा वो उसका कंसाइज्ड समरी फॉर्म होगा। तो ये होता है एब्रिज्ड और प्रोस्पेक्टस में डिफरेंस। एंड देन वी हैव ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट भी कहते हैं प्रोस्पेक्टस को। किस केस में? जब कंपनी पब्लिक इशू कर रही है। पब्लिक इशू मतलब आईपीओ जब करती है, तो आईपीओ के केस में इसको ऑफर डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और लेटर ऑफ ऑफर कहा जाता है अगर कंपनी राइट्स इशू करे। तो इसका मतलब जो हमने टाइप्स ऑफ इशूज़ करे थे उसमें हमारे दो तरह के टाइप्स थे, एक आईपीओ और एक एफपीओ था। तो आईपीओ और एफपीओ दोनों ही मिला के पब्लिक इशू कहलाता है, क्योंकि वो पब्लिक को ऑफर किया जाता है। और राइट्स इशू जो होता है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफ़र किया जाता है, इस वजह से वो अलग हो जाता है आपके पब्लिक इशू से। तो ऑफ़र डॉक्यूमेंट उसका नाम है पब्लिक इशू के केस में, लेटर ऑफ ऑफ़र उसका नाम है राइट्स इशू के केस में। एंड अगर ये हमारा ऑफ़र डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट स्टेज में है, ड्राफ्ट मतलब अभी बन रहा है, तो जब वो चीज़ बन रही है तो उस केस के अंदर वो सिर्फ एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, अभी वो फाइनल नहीं हुआ। फाइनल होने के बाद वो ऑफर डॉक्यूमेंट बनेगा। तो ड्राफ्ट स्टेज में जब वो रहता है, एक बनने की स्टेज में रहता है, तो सेबी के पास जाता है वो 30 डेज़ के अंदर, और उसके बाद 21 डेज़ के पीरियड के अंदर सेबी जो है उसको वेबसाइट पे अपनी शो कर सकती है विद कमेंट्स कि उसने क्या, उसमें अगर कुछ चेंजेस वगैरह होंगे तो वो बताएगी, और वो सब करने के बाद आपका एक फ़ाइनल ऑफ़र डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाता है। तो ये होता है ऑफ़र डॉक्यूमेंट और प्रोस्पेक्टस, वट एवर यू मे कॉल इट। कौन प्रिपेयर करता है? मर्चेंट बैंकर्स के साथ ही प्रिपेयर किया जाता है। तो अल्टीमेटली मर्चेंट बैंकर्स की कंसल्टेशन हमें कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है? हमें प्राइस बैंड अगर चाहिए तो मर्चेंट बैंकर की रिक्वायरमेंट है, हम प्रोस्पेक्टस बनाना चाहते हैं तो हमें मर्चेंट बैंकर की रिक्वायरमेंट है, अगर हम प्राइस अपने शेयर का रखना चाहते हैं तो हमें मर्चेंट बैंकर्स की रिक्वायरमेंट है, इन सभी केसेस में है। देन वी हैव लॉक इन। लॉक इन का मतलब होता है ये एक तरह का पीरियड होता है, इस पीरियड के अंदर कुछ टाइम के लिए हमारी जो सेल होती है शेयर्स की वो फ्रीज़ कर दी जाती है। फ्रीज़ मतलब रुक जाती है। तो इस ड्यूरेशन में हम सेल नहीं करेंगे अपने शेयर्स की। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें लॉक इन लग जाता है बेसिकली। देन वी हैव लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब है सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करना। लिस्ट करना मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे लाना। तो जब सिक्योरिटीज़ को लिस्ट किया जाता है तो वो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कहलाता है। जब सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट किया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज से, परमानेंट रिमूव कर दिया जाता है, उसको हम डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। देन वी हैव लिस्टिंग एग्रीमेंट। लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या होता है? ये जो आपकी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट किया गया है उसके लिए एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है, उसमें उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करी जाती हैं, वो होता है आपका लिस्टिंग एग्रीमेंट। देन वी हैव सेबी का रोल क्या है इशू के अंदर? सेबी का कोई रोल नहीं होता इशू के अंदर एज सच, बट सिर्फ और सिर्फ जब 50 लाख से ज़्यादा आप राइट इशू करते हो, लिस्टेड कंपनी राइट इशू करती है या कोई भी कंपनी पब्लिक इशू करती है 50 लाख से ज़्यादा, तब आपको एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है सेबी को फॉर ऑब्जर्वेशंस। तो इसका मतलब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो हमने पहले पढ़ा था वो हर कंडीशन में नहीं है, वो इस कंडीशन में है जब कोई भी कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, वो पब्लिक इशू करे या कोई लिस्टेड कंपनी राइट इशू करे,
बट कंडीशन इज़ मोर देन 50 लाख रुपीज़ उसका होना चाहिए अमाउंट, तब आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं क्या इसका मतलब है सेबी जो है वो रिकमेंड करता है इशू को? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेबी कोई इशू को रिकमेंड नहीं करता है और ना ही वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ये हमने उसके रोल्स में और उसकी पावर्स में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़, क्या सेबी ये कहता है कि अगर मेरे थ्रू मतलब स्टॉक मार्केट में आपने काम किया हुआ है तो पैसा सेफ़ है? तो सेबी ऐसा भी कुछ नहीं कहता। वो ये ज़रूर कहता है कि हमें अपने इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, बट वो ये नहीं कह रहा है कि सेफ़ है अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो किसी तरह की भी कोई कंडीशंस सिंप्लीफाई नहीं करता। नेक्स्ट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ADRs एंड GDRs। इसके अंदर भी डिफरेंस भी आ जाता है, कई बार 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूरा कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, वो ये है कि क्या कंपनीज़ जो इंडिया के अंदर हैं वो FDRs रेज़ कर सकती हैं। FDRs मतलब फॉरेन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, फ़ॉरेन से कैपिटल रेज़ कर सकती हैं। कंपनी कहाँ की है? इंडिया की, और पैसा रेज़ कर रही है बाहर का। तो क्या ये पॉसिबल है? तो येस, इट इज़ पॉसिबल। किस फॉर्म में? अगर वो बॉन्ड्स इशू करती है तो यूरो इशू के नाम से होता है, और अगर वो शेयर्स इशू करती है तो GDR और ADR के नाम से होता है। GDR और ADR क्या होता है? ADR अपने नाम से बता रहे हैं, मैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हूँ। दैट मीन्स मैं अमेरिका के अंदर की बात कर रही हूँ सिर्फ, जिसमें अमेरिका के जो शेयर्स होते हैं उनकी डीलिंग करी जाती है।